इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती या उसको खुद से दूर कर पाती, उस शख्स ने अपनी गर्म सांसों को इनाया के चेहरे पर छोड़ते हुए उसके बेहद नजदीक आते हुए कहा, तुम शायद भूल गई हो कि तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और वो भी खुद किडनैप होके। तुम ही ने कहा था कि मुझे किडनैप कर लो, मैंने उसी वक्त तुमसे भी पूछा था, लेकिन तुम खुद किडनैप होके मेरे साथ आने की जिद कर रही। तो अब तुम इस तरह से मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? उस शख्स के बोलने पर उसके हिलते हुए होठ इनाया के शर्म से लाल गालों को हल्का हल्का छू रहे थे, जिनकी छुअन इनाया को बेचैन कर रही थी। उसने जब उस शख्स की बात पर ध्यान दिया तो अपनी ही बेवकूफी पर उसका मन खुद के ही सर को दीवार पर पीटने का कर रहा था। उसने एक नजर खुद को देखा, जो इस वक्त उस शख्स और दीवार के बीच में ऐसे फंसी थी जैसे क्रीम सादा बिस्किट के बीच फंसी होती है। इनाया ने अपने आप को उस शख्स से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, वो वो बात ऐसी है कि मतलब। इनाया बोलते हुए काफी अटक रही थी और फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक ही सांस में बोलना शुरू किया। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस वक्त नशे में थी और मुझे सच में होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूं और क्या कर रही हूं। प्लीज, मुझे नहीं पता कि मैंने उस वक्त आपसे क्या क्या बकवास की थी, लेकिन। इनाया बोलते बोलते रुक गई जब उसने अपनी गर्दन पर उस शख्स की गहरी सांसों को महसूस किया। यह एहसास उसे अंदर तक हिलाने के लिए काफी था। वो शख्स अब भी उसके करीब और करीब आता जा रहा था, जिसकी वजह से इनाया काफी असहज महसूस कर रही थी। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर उसने उस शख्स को धक्का देने की कोशिश की। मगर मजाल है कि हमारी नाजुक सी इनाया के धक्के से हमारे पहाड़ सी नटस से मस भी हुए हों। लेकिन उसकी इस कोशिश को देख उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान बिखर गई और फिर उसने इनाया के उन नाजुक हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे धक्का देने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही अपने इन हाथों को तकलीफ दे रही हो? अगर इसी चक्कर में इन्हें चोट लग गई या ये टूट गए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने टूटे हुए हाथ से काम कैसे चलाओगी? बोलो जरा। इनाया ने इतना सुनाई था कि उसने अपने हाथों को उस शख्स की कैद से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं बहुत हैंडसम हूं, इसलिए मुझे इस तरह देखकर तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। ये सुन गुस्से से घूरती इनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि भी उस शख्स का फोन रिंग करने लगा। फोन को अपनी पॉकेट से निकालते हुए जब उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसने इनाया को खुद से एक झटके में ऐसे अलग कर दिया जैसे जैसे लोग अपने कपड़ों पर से धूल को झटक देते हैं। और फिर शौर्य इनाया को छोड़कर ऊपर की ओर तेजी से जाने लगा। यह देख इनाया पहले हैरानी से और फिर चैन की सांस लेते हुए बोली, चल इनाया, अब जल्दी से निकल यहाँ से, वरना पता नहीं ये बिना दिमाग का पहाड़ कब तेरे सर पर आके फिर से गिर जाए। इनाया वहां से छिपते छिपाते बाहर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने देखा कि वही शख्स जल्दी से तैयार होकर वापस नीचे ही आ रहा था। उसने एक हाथ में इस वक्त अपना फोन लिया हुआ था जिसे वो किसी से बेहद गुस्से में बात कर रहा था, तो वहीं उसके दूसरे हाथ में इस वक्त एक पूरी तरह भरी हुई गन थी जिसे वो हवा में लहराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उस लहराती हुई गन को देख इनाया को सुबह का वो पल याद आ गया जब उसने गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी थी। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर की ओर मोड़ते हुए उस शख्स ने इनाया से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहां से कहीं भी नहीं जाओगी और नहीं जाने की कोशिश करोगी, समझी तुम? ये बोलते हुए उस शख्स के हाथ में उसकी लहराती हुई गन का निशाना इनाया ने खुद की ओर ही पाया और वो इसकी इस धमकी से वहीं की वहीं जम चुकी थी। वो शख्स एक नजर इनाया को देखकर घर से बाहर की ओर निकल गया। घर के बाहर काले रंग की एक बेहद लग्जरी कार उसके सामने खड़ी थी, जिसका दरवाजा ड्राइवर ने खोला हुआ था। और वहीं अपनी ब्लैक बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में बेहद गंभीर भाव के साथ खड़ा रुद्रा उस शख्स को अपने करीब आता हुआ देख बड़े ही आदर और सम्मान के साथ झुककर उसको ग्रीट करते हुए बोला, शौर्य सर, हमारे आदमियों को उस मित्तल की लोकेशन मिल चुकी है और हम पूरी तरह से श्योर हैं कि वो इस वक्त वहीं पर है। शौर्य ने रुद्रा की ओर एक नजर देखकर कहा, आज वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, उस कुत्ते की मौत आज मेरे ही हाथों होनी है। ये बोल वह जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और उसके साथ ही रुद्रा ने भी आसपास खड़े सैकड़ों बॉडीगार्ड्स को बाकी की गाड़ियों में बैठने का इशारा किया।
शौर्य की कार के आगे और पीछे काफी साथी काली गाड़ियां चल रही थी जिनमें उसके ही बॉडीगार्ड्स थे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए शौर्य ने अपने फोन को अपनी मुट्ठी में कसा हुआ था और वह गुस्से से लाल आंखों से बोला, 10 साल। ये आग मेरे दिल में पिछले 10 सालों से लगी थी, जिसको मैं आज तुम्हारे खून से ही शांत करूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार की सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं कपूर मैशन में मिस्टर कपूर गुस्से से फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान पर चिल्लाते हुए बोले, पर वर कुछ भी नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे उस अफिसर की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की जो शहर के बाहर एक लड़की की लावारिस बॉडी मिली है वो मेरी बेटी की हो सकती है। वो ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? अभी के अभी मुझे उस अफिसर के डिसमिस ऑर्डर की कॉपी चाहिए। गुस्से में उबलते हुए मिस्टर कपूर को शांत करवाते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा, देखिए मिस्टर कपूर, मैं मानता हूं कि उस अफिसर को मौके की नजाकत का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप भी तो एक बार शांत दिमाग से सोचिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हम हर केस की जांच के दौरान हर एक संभव पहलू को गंभीरता से लेते हैं और किसी भी चूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे डिसमिस नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, इनाया बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगी। ठाकुर पैलेस। इनाया शौर्य के बाहर जाते ही वहां से भागने की कोशिश में लग गई। कुछ देर बाद अपने तेज कदमों के साथ सड़क पर भागती हुई इनाया ने खुद से कहा, अच्छा हुआ इनाया, आखिरी वक्त में तुझे उस पैलेस के पीछे का वो गुप्त दरवाजा मिल गया, वरना मैं अभी भी उस कम दिमाग पहाड़ सिंह की कैद में होती। अच्छा। इनाया सड़क पर भागती हुई अपने मन ही मन शौर्य को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसकी टक्कर दूसरी ओर से आती हुई लाल रंग की स्पोर्ट्स कार से हो गई और फिर इनाया सीधे उस कार की टक्कर लगने से नीचे जमीन पर जा गिरी। इनाया ने अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए कुछ कहना चाहा ही था कि उसका सर चकराने लगा और वो फिर से बेहोश होने लगी। कितना बेहोश होती है, ये हड़बड़ाते हुए उस कार के दरवाजे को खोल लिमिटेड एडिशन वाले जूते पहने हुए एक बेहद ही खूबसूरत लड़का बाहर आया, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर गुस्सा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कार से बाहर कदम रखते हुए कहा, ओह गॉड, इन लोगों को मेरी ही गाड़ी मिलती है क्या सुसाइड करने के लिए? मतलब हद है, बंदा चैन से अब सड़क पर गाड़ी भी नहीं चला सकता क्या? वो शख्स गुस्से से चिल्लाते हुए इनाया को देखने के लिए उसके पास आ रहा था। उसने बाहर आकर देखा कि एक लड़की मुंह के बल जमीन पर पड़ी है, जिसको देख उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, मतलब हद है यार, लोगों की आंखें खराब हो गई हैं क्या? सड़क के बीचों बीच कौन भागता है, वो भी ऐसे अंधों की तरह? वो तो शुक्र है कि यहां पर लोग मौजूद नहीं थे, वरना अगर अभी कोई मुझे इस वक्त देख लेता तो बिना ये जाने कि ये लड़की रॉन्ग साइड से आ रही थी और मेरी इसमें कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी सबके सब मेरी एक भी बात सुने बिना खर्चा पानी लेकर मेरे ही ऊपर चढ़ जाते और न्यूज़ में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती। बड़े घर के बिगड़े हुए लड़के ने अपनी चमचमाती हुई महंगी लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार से उड़ाया एक गरीब राह चलती लड़की को। उस लड़के ने सुनसान सड़क होने पर एक राहत की सांस ली और फिर वो इनाया के करीब आने लगा। उसने इनाया को देखते हुए खुद से ही कहा, अब जो भी हो, लेकिन शिवांश, तू इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। ये बोल शिवांश ने इनाया को धीरे से पलटकर उसको अपनी गोद में उठा लिया और वो उसको लेकर अपनी कार की पैसेंजर सीट की ओर बढ़ गया। पैसेंजर सीट पर इनाया को अच्छे से बैठाने के बाद शिवांश आकर ड्राइविंग करने लगा। उसको जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना था। सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सामने जल्दी से कार को रोककर शिवांश ने हॉस्पिटल स्टाफ से एक स्ट्रेचर लाने के लिए कहा और फिर वो जल्दी से इनाया को अपनी गोद में लिए कार से बाहर आया और उसने स्ट्रेचर पर इनाया को लिटा दिया। इनाया को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया और शिवांश को बाकी की हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा गया। अपनी घड़ी को बार बार देखते हुए शिवांश ने अपनी गर्दन निराशा से हिलाई और वो रिसेप्शन पर जाकर बिल और फॉर्म भरने लगा। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में आराम से लेटी हुई इनाया की आंख खुली तो उसने धुंधली सी आंखों से अपने आसपास की चीजों को देखकर यह अंदाजा लगाना चाहा कि वो इस वक्त कहां पर है। कुछ देर खुद को और हॉस्पिटल के माहौल को देख इनाया ने दर्द से दुखते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, हॉस्पिटल? अब मैं यहां कैसे आई? लेखिका बताती है,
हम बताते हैं इनाया जी, आप यहाँ कैसे पहुंची। वो क्या है ना, अंधों की तरह बिना देखे आप सड़कों पर भागती रहेंगी तो आप दो ही जगह पहुंचेंगी, सीधा यमराज जी के पास, दी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सीधा हॉस्पिटल। और क्योंकि आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है और इस दुनिया में अभी भी शिवांश जैसे कुछ अच्छे लोग जिंदा हैं, इसलिए इस वक्त आप हॉस्पिटल में हैं। दरवाजे से आते हुए डॉक्टर ने जब इनाया को होश में देखा तो उसने आकर इनाया का चेकअप करते हुए उससे कहा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? इनाया ने डॉक्टर के इस सवाल पर अपने मन ही मन उस इंसान को कोसते हुए जिसने उसका एक्सीडेंट किया था, डॉक्टर से कहा, मेरे हाथ और पैरों पर पट्टी बंधी हुई है और सिर फूट गया है। इस हालत में दर्द के अलावा और क्या महसूस करूंगी मैं, डॉक्टर? डॉक्टर ने उसके इस जवाब पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। एक हफ्ता अच्छे से रेस्ट करने से आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी आपको ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, अब मैं चलता हूं, तो प्लीज टेक रेस्ट। ये बोल डॉक्टर वार्ड से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गए। डॉक्टर उस वार्ड से बाहर जा पाते कि तभी इनाया ने उनसे कहा, डॉक्टर, मुझे यहां कौन लेकर आया था? इनाया के इस सवाल पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्होंने आपको यहां भर्ती करवाया था वो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर गए हैं। यह सुन इनाया का चेहरा लटक गया, और जब डॉक्टर ने इनाया का लटका हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा, जाने से पहले उन्होंने बोला था कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम है और वो शाम को आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये सुन इनाया के लटके हुए चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई, और फिर डॉक्टर इनाया को ज्यादा न सोचने और आराम करने का बोल वार्ड से बाहर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद इनाया ने खुद से ही कहा, पता नहीं वो कौन भला इंसान था जिसने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया, वरना आज कल थोड़ी कोई किसी की मदद करता है। और फिर इनाया ने गुस्से से अपनी टूटी फूटी हालत को देखते हुए मन ही मन शिवांश को ही कोसते हुए कहा, और एक वो है जिसने मुझे अपनी कार से उड़ा दिया, मतलब भगवान ने दो दो आंखें दी हुई है। ये नहीं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नहीं, मन तो कर रहा है कि उस इंसान की आंखें ही फोड़ दूं। जब सड़क पर चलते हुए उसे मैं नजर ही नहीं आई तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं उसको अंधा ही कर दूं। इनाया गुस्से में आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए उसके मन में जो भी आ रहा था उसको बस बोले जा रही थी। वही ठाकुर पैलेस में धन धनाते हुए एक कार आकर रुकी और जल्दी से उस गाड़ी के दरवाजे को खोल एक लड़का भागता हुआ पैलेस के अंदर चला गया। भाई, 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 चिल्लाते हुए वो लड़का पूरे पैलेस में घूम रहा था, लेकिन सामने से उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने सर को पीछे से खुजलाते हुए कहा, हे भगवान, अब ये भाई कहाँ चले गए? कहीं अपने कमरे में तो नहीं? जाके देखना पड़ेगा। ये बोल वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आया और सामने के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने एक झटके में दरवाजे को खोलते हुए कहा, भाई, क्या आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बताना था। पूरे कमरे को अपनी आंखों से ही नापते हुए उसने उसे बिल्कुल खाली पाया, मतलब कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। ये देख उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, लगता है मुझे आने में देर हो गई। भाई यहाँ नहीं हैं। इसका मतलब उन्हें पहले ही वो पता चल गया है जिसकी वजह से मैं इतनी हड़बड़ी में घर आ रहा था। वही शहर से दूर जंगल के एक घने हिस्से में 8 से 10 गाड़ियां तेजी से एक साथ बढ़ती हुई जा रही थी, और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा शौर्य, जिसकी आंखों में गुस्से और नफरत का लावा नजर आ रहा था, वो इस वक्त नड़के के राजा से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। शौर्य के आसपास मौजूद लोग भी उसका ये भयानक रूप देख दर्द से कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आगे बैठे रुद्रा ने हिम्मत करते हुए शौर्य से कहा, आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।